हेलो बच्चों, आज मैं हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेकर। ये वीडियो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है उसको बहुत ही हेल्पफुल बना सकती है। इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसकी हम माइंड मैपिंग देखने वाले हैं। माइंड मैपिंग के थ्रू हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं और देखते हैं आज हमारी इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड से। हमारे जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? आपने नींबू तो टेस्ट किया ही होगा। नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना। तो वैसा ही खट्टापन एसिड्स में होता है। यानी जो हमारा नींबू है उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से हमें वो उसका टेस्ट खट्टा लगता है। जो एसिड्स होते हैं उन सब का टेस्ट भी खट्टा ही होता है, जैसे सिट्रिक एसिड का होता है। तो हम टेस्ट की बात करते हैं, ये श्योर होता है टेस्ट में। और इसका जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो जो वाटर है उसमें ये एच आयंस को डिसोशिएट करता है। जब ये जो एसिड है ये अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए या हमारे क्लॉथ्स पे पड़ जाए तो क्या हो सकता है? जब ये एसिड हमारी स्किन पे पड़े तो हमारी स्किन उससे जल सकती है। अगर ये हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो उससे हमारे कपड़ों में होल हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप जब भी अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो हमेशा अपने टीचर के सुपरविजन में करें और कभी भी एसिड के साथ ना ना खेलें। ठीक है, तो आपको एसिड समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एसिड्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। जो एसिड होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है हमारे पास वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें जो एच आयन है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें के एग्जाम्पल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और एक और है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड्स होते हैं इनमें एच आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम वही बात करें वीक एसिड की। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और एजॉर्बिक एसिड। ठीक है, अभी हमारे पास दो टर्म हैं उनको भी हम देख लेते हैं जो एसिड से रिलेटेड हैं। हमारा जो एसिड होता है ये डाइल्यूट होता है और कभी कभी ये कंसंट्रेटेड भी होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। जो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है इसमें क्या होता है, एसिड की जो अमाउंट होती है वो कम होती है
लेकिन वाटर की अमाउंट इसमें ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की, तो इसमें जो हमारा एसिड है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है और जो हमारा वाटर है उसकी अमाउंट कम होती है। ठीक है, आया समझ में आपको कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। वहीं अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी जो हमारे एसिड है उसको हमें कैसे डाइल्यूट करना है। क्या पहले एसिड में वाटर डालना है या फिर वाटर में एसिड डालना है। आप सोच रहे होंगे मैम ये बात तो बहुत मतलब इजी है, किसी में भी कुछ भी डाल दो। तो एसिड के साथ ऐसा नहीं है, हम किसी में कुछ भी नहीं डाल सकते। ये स्पेसिफिक है, आपको एसिड में वाटर डालना है या फिर वाटर में एसिड डालना है। तो समझिए हमारे पास दो कंटेनर है। पहला कंटेनर, इसमें हमने क्या है, एसिड भर के रखा है। ठीक है, दूसरा कंटेनर हमारे पास है, इसमें क्या है, हमने वाटर भर के रखा है, लेकिन इसमें जो वाटर की अमाउंट है वो इस वाले कंटेनर में जो एसिड है उसकी अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, वाटर। अब किस कंटेनर में हमें कैसे डालना है और कितना डालना है ये जानते हैं। हमें ये बात याद रखनी है कि एसिड में जो हमें वाटर है वो नहीं डालना है। सुनिए क्यों नहीं डालना है। अगर कभी आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो यहाँ पर जो वाटर और एसिड है उसके छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं, जो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए याद रखना, कभी भी हमें एसिड में वाटर नहीं डालना है। इसके लिए सबसे इजी स्टेप ये वाला होने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें एसिड डालना है। ठीक है, आया समझ में डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बेस के बारे में। आई होप आपको बेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आपको एसिड से रिलेटेड कोई अभी प्रॉब्लम बची है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बेस। जैसे अभी हमने बात करा कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, वैसे ही हम डिस्कस करते हैं बेस का टेस्ट कैसा होता है। जो हमारे बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा यानी बिटर होता है। वहीं हमने बात की थी कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे हमने क्या पढ़ा है आगे। अभी टेस्ट के बारे में हमने बात करी, टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। अगर जो आपका बेस है इसको टच किया जाए तो इसका जो टच होता है वो सोपी होता है, यानी जब हम सोप को टच करते हैं वैसा फील होता है, वैसा ही हमें जब हम बेस को टच करेंगे तो फील होगा। ठीक है, तो टच की हमने बात करी, सोपी टच होता है और ये क्या करता है, वाटर में डिसोसिएट होकर ये OH आयन प्रोड्यूस करता है, या फिर हम कहें ये H3O आयंस यानी हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करता है। अभी हम समझेंगे कि ये कैसे आया, जो हमारा H3O+ आयंस कैसे आया, जिसे मान लीजिए ये वाटर में है। वाटर में जब ये होता है तो इसका जो OH आयन होता है वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके ये वाला आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अभी जैसे हमारे एसिड होते हैं
स्ट्रॉन्ग और वीक, वैसे ही हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। और हम बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक उनकी आयंस की प्रेजेंस पर कहते हैं। जिसमें OH आयन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें OH आयन कम होगा वो वीक होगा। ठीक है। और ये जो है आपके जो सॉल्यूबल होते हैं बेस, उनको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास सॉल्यूबल यानी एल्कली बेस है, वो है हमारे पास NaOH और KOH। वीक हमारे पास है इसमें NH3OH और NH2CO3। ठीक है। आपको बेस क्लियर हुआ। आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। आप सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी ये पता लगाने के लिए कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। तब हमारे जो इंडिकेटर हैं वो तीन टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक और लिटमस है। हम जानते हैं अगर टर्मरिक को किसी एसिड में डाल दिया जाए तो जो टर्मरिक है जिसका कलर येलो होता है, वो एसिड में जाकर भी उसका कलर येलो ही रहेगा। लेकिन अगर उसको हम बेस में डालें तो जो हमारी हल्दी है उसका कलर रेड हो जाएगा। तो हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एसिड कौन सा है और हमारे पास बेस कौन सा है। ठीक है। टर्मरिक एसिड में येलो ही रहेगी, बट बेस में डालने पर इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है। हमें पता लगा एसिड कौन सा है बेस कौन सा है टर्मरिक की हेल्प से। अब हम बात करते हैं लिटमस पेपर। जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम एसिड में डालें तो जो उसका कलर कैसा है, ब्लू। ब्लू से ये रेड हो जाएगा एसिड में, और बेसिक में ये ब्लू ही रहेगा। आ गया समझ में आपको। ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं टर्मरिक और लिटमस। टर्मरिक का कलर येलो होता है, अगर हम इसको एसिड में डालें तो इसका कलर येलो ही रहेगा। अगर हम इसको बेस में डाल दें तो इसका कलर येलो से रेड हो जाएगा। ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। वही हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस का नेचुरल जो उसका कलर है वो ब्लू होता है। अगर हम उसको डालते हैं किसमें, एसिड में, तो उसका कलर रेड हो जाता है। और अगर हम बेस में डाल लें तो उसका कलर ब्लू है, वो ब्लू ही रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिस्कस करते हैं हम हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास है फिन, एक मिनट। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास है फिनोल्फिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। समझते हैं। जो हमारा फिनोल्फिथिलीन है इसको एसिड में डालें तो क्या होगा और बेस में डालें तो क्या होगा। ठीक है। अगर हम इसको इसका सॉरी मैं कलर बता देती हूँ। इसका ये जो है कलरलेस होता है। अगर हम इसको एसिड में डालें तो ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है।
अगर हम इसको बेस में डालें तो इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज रहता है। अगर हम इसको एसिड में डालें तो इसका कलर जो होता है वो हमारा ऑरेंज ही रहता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का हमने बात करी, कलर क्या है, ऑरेंज। लेकिन अगर हम इसको आपका एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको बेस में डालें तो इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। आपको सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर समझ में आया? ये आर्टिफिशियल्स होते हैं, लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो स्मेल है उससे रिलेटेड होते हैं। यानी हमारे पास दो हैं, अनियन और वेनिला एसेंस। जानते हैं इनकी स्मेल में क्या डिफरेंस आता है जब हम एसिड या बेस में इनको डालते हैं। पहले हम बात करते हैं अनियन की। अनियन की स्मेल आपको पता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, स्मेल जैसी है वैसी ही रहती है। अगर हम बेस में डालें तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, यानी अनियन की जो खुद की स्मेल है वो स्मेल नहीं रहेगी। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। वही बात करें हम वेनिला एसेंस की, इसमें जो वेनिला की स्मेल है एसिड में वो एज इट इज रहती है और बेस में उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको ये इंडिकेटर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा एसिड है, बेस है, उनकी उनको अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए या फिर ऑक्साइड या कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एसिड की। अगर एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। वहीं अगर हम आपका जो बेस है उसकी रिएक्शन कराएं मेटल के साथ तो सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, ठीक है। एक रिएक्शन देख लेते हैं एसिड से रिलेटेड। हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक। ये जिंक हमारा मेटल है और HCl हमारे पास एसिड है। इनकी आपस में रिएक्शन कराई तो हमें मिला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये एक सॉल्ट है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। समझ में आया, एसिड को मेटल से रिएक्ट कराने पर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। वही वही अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। देखते हैं, ये हमारे पास NaOH है, ये एक बेस है, इसको रिएक्ट कराया हमने जिंक के साथ, हमें मिला सोडियम साइनेट, ठीक है, सॉरी सोडियम जिंकेट, और हमें मिली हाइड्रोजन गैस। अभी हमारे पास टेस्ट है कि हमको टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज हुई है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने जो आपका एसिड या बेस है उसके साथ मेटल को मिक्स किया तो आपको क्या करना है, उसके पास एक माचिस की तिल्ली जला के ले जानी है। और जो आपकी माचिस की तिल्ली है उसकी वजह से जो H2 गैस है वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जो पॉप साउंड सॉरी पॉप साउंड जो आपकी गैस देगी वो है हमारी हाइड्रोजन गैस।
जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमारे पास है कि अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। इसमें हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हमें वाटर मिलेगा। इससे रिलेटेड हम ये रिएक्शंस देखते हैं। पहली हमारी रिएक्शन है एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हमने एसिड लिया है HCl, इसको रिएक्ट कराया NaSCO3 के साथ। यहाँ हमें मिला सॉल्ट, वो कौन सा सॉल्ट मिला है हमको, NaCl। हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी हम दूसरी रिएक्शन कराएंगे एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और यहाँ पर हमको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। HCl को Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया तो हमें NaCl मिला, CO2 मिला और वाटर मिला। ठीक है, एसिड ही उसके साथ आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेस रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस देखनी है उसमें तो हम क्या टेस्ट करेंगे। अगर हमको ये देखनी है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होगा, उसके लिए एक टेस्ट होता है लाइम टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें CO2 को पास कराया जाता है और यहाँ पर हमें व्हाइट कलर का PPT मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सेस में करा दें यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास कर दें तो जो वो PPT होगा वो कलरलेस हो जाएगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसमें CO2 गैस का है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए रिएक्शन है हमारे पास, हमने लिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और HCl तो रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल रहा है, ये कॉपर क्लोराइड मिल रहा है और हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, अभी एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी वही जो हमने पढ़ा कि एसिड और अगर बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करा दिया जाए तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो हमारा पीएच स्केल है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक स्केल होता है। ये जो स्केल है ये क्या करता है, ये एचाइन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है और हमें बताता है कि वो एसिड है, बेस है या वो न्यूट्रल है। ठीक है,
जो हमारा पीएच है इसकी फुल फॉर्म होती है पी फॉर पोटेंस और एच फॉर हाइड्रोजन। ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम अगर 1 से स्टार्ट करें और 6 तक जाएं तो इस तक अगर कोई वैल्यू आती है तो वो हमारी एसिडिक होती है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है। 8 टू 14 हमारा बेसिक होता है। वहीं इस ये हमें ये भी बता देगा वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड में अगर हमारी वैल्यू 1 टू 3 आ रही है तो हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं अगर वैल्यू 4 टू 6 आ रही है तो हम बोलेंगे वो वीक एसिड है। अगर हमारी वैल्यू 11 टू 14 आ रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई यानी बेस है। और अगर 8 टू हमारी 10 आ रही है तो एक वो वीक एल्कलाई है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डाइजेशन होता है उसमें भी हमारा जो आपका आ, एक एसिड प्रेजेंट होता है वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक होती है। जब ये एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक में ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी भी हो जाती है। ठीक है। तो हमारा जो स्टमक में HCl प्रेजेंट है उसकी पीएच वैल्यू क्या है 1.5 से लेकर 3.5। अभी हम देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसकी पीएच क्या होती है। ह्यूमन बॉडी की पीएच अप्रोक्स 7.4 होती है। आप कह सकते हो कि न्यूट्रल होती है। वहीं टूथ डिके की बात करें, जब हम क्या करते हैं पेस्ट करते हैं तो वो उसमें एक रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी हमारे मुंह में फॉर्म होता है एसिड और जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें होता है बेस। तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होकर हमें हमारे दांतों में बहुत ही आराम देती है। अगर इसका जो पीएच लेवल है 5.5 के आसपास मतलब इससे नीचे आ जाए तो टूथ डिके हो सकता है। वहीं अगर जैसे हम सॉइल है सॉइल का पीएच अगर डिस्टर्ब होता है तो हम जो हमारी क्रॉप है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए सॉइल का जो पीएच है वो हमेशा 6 और 7 के अप्रोक्सी होना चाहिए या फिर 6 और 7 के बिटवीन ही होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे हुआ अगर 7 से ऊपर हुआ तो हमारी जो सॉइल है वो बेसिक हो जाएगी। हमारी फसल को वो खराब कर देगी। अगर 6 से नीचे हुआ तो जो सॉइल का नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। वो भी हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हमने एसिड बेस डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे सॉल्ट डिस्कस। रिएक्शन याद होगी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस मिलकर हमारा सॉल्ट बनाते हैं। तो वही है एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट देता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला सॉल्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब हम इसको NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है। ये हमारे पास NaOH आ गया। वहीं अगर हम यूजेस की बात करें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज क्या होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज सोप्स बनाने में होता है और पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब सेकंड समझते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। की जो प्रिपरेशन होती है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसके भी यूजेस बहुत सारे हैं। इसको जैसे
कभी कपड़े, अगर व्हाइट कपड़ा है आपका, उस पर कोई कलर गिर जाए तो हम क्या बोलते हैं कि इसको ब्लीच करा लेते हैं। तो वही होता है, उस प्रोसेस में ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर चला जाता है। ठीक है। इसका वुड पल्प को साफ करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, और इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। वहीं जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, जिसकी प्रिपरेशन होती है NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम साथ में हमें मिलता है NH4Cl और NaCO3। इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग पाउडर है इनका बेकिंग पाउडर है, इसका यूज होता है हमारा केक्स को बेक करने के लिए। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब इसको उसमें डाल दिया जाता है, जो केक बनाने का बैटर है उसमें हम इसको बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। उसमें प्रोसेस क्या होती है, उस बैटर को हीट किया जाता है। जब उस बैटर को हीट किया जाता है तो उसमें ये हमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 मिलता है। जो ये CO2 गैस रिलीज हुई, इसी की वजह से जो केक है वो पफी हो जाता है यानी फूल जाता है। आया समझ में आपको? ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से समझ में आ रहा होगा, जो वॉशिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। की प्रिपरेशन, जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। इसका यूज होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में। वहीं जो बोरेक्स होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो हाफ होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ इसको जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन पर, तो हमें ये CaSO4.12H2O मिल जाता है। इसका यूज किया जाता है फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए। फॉल्स सीलिंग मतलब जो आपने जो हमारी सीलिंग है होती है घरों की, या फिर बाहर भी कहीं किसी भी सीलिंग पर आप देखोगे काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं। तो वो जो डिजाइन्स होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करके बनाए जाते हैं। वहीं कभी आप गिरे हो, आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ हो, तो उस फ्रैक्चर में आपके पास डॉक्टर ने व्हाइट व्हाइट सा लगाया होगा कुछ, तो वो जो व्हाइट व्हाइट सा होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है। हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स में भी इसका यूज होता है। वहीं टॉयज बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए अच्छे से इसको देखना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।